हेलो एवरीवन, ये आज का 12 तारीख का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ है क्लास 11th का हिस्ट्री का, इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि निम्नलिखित में से मेसोपोटामिया के किस शहर को वारका शीर्ष प्राप्त हुआ था। वारका शीर्ष वाला मैंने आपको एक पैसेज भी कराया था, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो तो आपको पता होगा। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उरुक। ठीक है, उरुक में पाया गया था। फिर सेकंड है कि शांति काल के लिए किस रोमन शासक का काल याद किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमने कराया हुआ था ऑगस्टस। ठीक है, एमसीक्यू में बता रखा था। अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खान के 4 पुत्रों के अधीन नई सैनिक टुकड़ियां जो होती थी उसको क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ था। इसको नोयान कहा जाता था। ठीक है, अगर आपने नोयान लगाया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो श्रेणी होती है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, 4 का आप ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब होता है ये एक ऐसी संस्था होती थी जो उत्पाद की गुणवत्ता जो होती थी उसके मूल्य और बिक्री पर कंट्रोल रखती थी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 का बी ऑप्शन। फिर 5वें क्वेश्चन में अगर आप देखो, आपके सामने एक इमेज है और इससे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका क्या आंसर होगा। इसका होगा बी, यानी जो सेंट माइकल जो बेनोडिक्ट ओबे थे, ठीक है, उनसे ये रिलेटेड है, यही आपको बताना था यहाँ पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसमें पूछा गया है कि ये जो है जो ये दृष्टिहीन बालक होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन था कि इटली में जो सेंट बेनेडिक्ट मठ है इसकी स्थापना कब हुई थी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ रखा है। हालांकि ये दूसरे में आ रहा है लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 529 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि छापा खाना जो था, छापे खाने का जो आविष्कार था निम्न में से कौन है। ठीक है, आविष्कारक कौन है, किसके द्वारा किया गया था, तो गुटेनबर्ग थे ये। तो आपने अगर बी ऑप्शन लगाया है तो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फुकोकू क्योहे, फुकोकू क्योहे का क्या मतलब है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एक ऐसा समृद्ध देश और उसकी सेना जो हो वो मजबूत हो। ठीक है, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस व्याख्यान जो है निम्नलिखित में से किस मानव विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो 8वें का आंसर हो जाएगा WEH स्टेनर। ठीक है, WEH स्टेनर। फिर इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसमें क्या है, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, हम अभिकथन को पढ़ लेते हैं कि मारी के राजा ने स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन का एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। मेसोपोटामिया का समाज तथा संस्कृति भिन्न समुदाय लोगों और संस्कृतियों का मिश्रण था। तो अगर आर देखें हम, यानी कि रीजन देखें, तो ये भी सही है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो अपना आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है और ये कहीं ना कहीं इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो अपना आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि बताइए एम्फोरा शब्द जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ये मटके या कंटेनर वगैरह जो होते थे इसको एम्फोरा कहा जाता था। ठीक है, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, ए और बी इनको आपस में क्या करना है, मैच करना है। और ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से दे रखे हैं। अगर आपने इसको सही से पढ़ा हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपने सही से पढ़ा हो तो आप आराम से कर दोगे। उलूस जो था, वो उलूस क्या था, कोई प्रदेश होता था, उसकी जो दूर की सीमा और रेखा होती थी। ठीक है, उसको उलूस कह सकते हैं हम। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं आंडा, आंडा क्या था, तो ये मंगोल में जो सगे भाई होते थे उसके लिए शब्द यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर हम यास की बात करें तो यास क्या था, ये मंगोलों के कुछ नियम होते थे। ठीक है, मंगोलों के नियम संग्रह वगैरह होते थे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुनहरा गिरोह। ठीक है, तो ये बच गया है, ये जोची हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देखो, इसमें सही आंसर अगर मैं देखूँ पहले का बी, तो पहले का बी आपको केवल एक में दिख रहा है, यानी कि इसमें ख में दिख रहा है। ठीक है, तो ख आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि पूछा हुआ है कि लॉर्ड द्वारा नाइट को जो दी जाने वाली जो भूमि का टुकड़ा होता था उसको क्या कहते थे, फीफ कहते थे। ये ज़्यादातर क्वेश्चन वही आ रखे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी एमसीक्यू में कराए हैं। अगर आपने सही से सीरियस होकर वीडियो देखी होगी ना तो मोस्टली क्वेश्चन वहीं से है। अगला क्वेश्चन है द प्रिंस के लेखक कौन थे, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था, मैकियावेली। ये क्वेश्चन भी कराया था और ये आ रखा है पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड रश के संदर्भ में सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखोगे तो इसमें ये सही है कि गोल्ड रश के कारण पूरे अमेरिकी महाद्वीप में रेलवे लाइनों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, विकास हुआ था, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। और देखो और क्या सही हो सकता है इसमें। ठीक है, एक बार बाकी को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई और भी सही हो। गोल्ड रश में अमेरिका के औद्योगिकरण में कमी आई, गलत है ये। गोल्ड रश के कारण भारतीय व्यापारी अमेरिका पहुंचे, ये भी गलत है। गोल्ड रश में शुरुआती 1820 के दशक में कैलिफोर्निया, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक ही सही है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, खा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि दी गई सूचना के आधार पे व्यक्ति जो है उसको पहचानना है। वो सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुआमिनतांग के नेता बनकर उभरे थे और उन्होंने साम्यवाद का खात्मा किया था। तो ये चियांग थे, ठीक है, चियांग काई शेक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखोगे कि मेसोपोटामिया की कौन सी नदी विश्व मार्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। तो जो फरात नदी थी ना, ये सबसे महत्वपूर्ण थी। और ये क्वेश्चन आपके सपोर्टिंग में भी दे रखा है, ठीक है, वहां से भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा हुआ है कि जो सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन, इनके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, इसमें ये पूछा हुआ है कौन सा सही नहीं है। तो ये सोने का सिक्का चलाया, ठीक है, कुस्तुनिया का निर्माण और राजधानी बनाना, ये भी ठीक है, ईसाई धर्म को राजधर्म, ये भी ठीक है, सीमाओं पर किले बनाना, तो ये सही नहीं है, सीमाओं पे किले बनाना, ठीक है। तो आपको डी पहचानना था, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर आपको व्यक्ति की पहचान करनी है। वो पहला इलखानी शासक था जिसने इस्लाम ग्रहण किया। उसने अपने सेनापति और परिवार के सदस्यों को कृषकों को ना लूटने का आदेश दिया। तो वो कौन सा शासन था, ये था गजन खान, ठीक है, गजन खान हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, क्लूनी मठ जो है, क्लूनी मठ की स्थापना जो है बरगंडी में कब हुई थी, 910 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आंसुओं की राह का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के किस कबीले से है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तो ये चिरोकी कबीला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कल के पेपर में भी आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में वापस से आपको मैच करना है कि किसकी कौन सी रचना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि दी मोशन जो है ये गलेलियो की है, ठीक है, यानी गलेलियो ने दी मोशन लिखा है, यानी कि पहले का डी हो गया। अब आप देखो पहले का डी आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके से पहचानोगे क्वेश्चन नंबर 21 का, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरे का ए हो जाएगा, आप इस तरीके से देख सकते हो, तीसरे का बी हो जाएगा, ठीक है, चौथे का आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना सेक्शन जो ए था, सेक्शन ए हमारा खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या होता है, आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं कि किस प्रकार का आपका पेपर आया हुआ था। हालांकि जो एमसीक्यू है आपका ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर देखा जाए तो सिंपल ही क्वेश्चन आ रखे हैं। अभी आपकी पढ़ाई के ऊपर है कि आपने कितना सीरियस होकर पढ़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि खाना बदोश पशुचारक शहरी जीवन के लिए खतरा थे, तर्क देकर समझाइए। अब देखो यही क्वेश्चन ना कल के पेपर में भी था। तो खाना बदोश पशुचारक जो थे ना, वो सही में एक तरह से खतरा थे। कैसे खतरा थे, आपको पता है कि जो खेत होते थे ये अपने जानवरों को खेतों में से गुजार देते थे। अब सोचो जिसने खेती करी है उसकी तो खेती बर्बाद हो जाएगी ना, तो ये था। फिर ये क्या करते थे, ये ना वहाँ पे जाके गाँव वगैरह में जाते थे, हमला कर देते थे और लोगों को लूट लेते थे, उनको मार भी देते थे कई बार, ठीक है। तो ये भी गलत था। और खाना बदोश जो होते थे वो ज़्यादातर ठीक है, ये क्या करते थे, पशु वगैरह इनके पास होते थे तो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके उनको घूमते रहते थे। और बस्ती के लोगों को कई बार क्या होता था, पशुओं का रास्ता रोककर नदी तक नहीं ले जाने देते थे, कई बार दिक्कत रहती थी। तो कुछ इस प्रकार के काम होते थे, तो आप बता सकते हो। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है कि मारी नगर जो है ये व्यापार और समृद्धि की दृष्टि से देखें तो अद्वितीय था, ठीक है। तो मारी नगर की आपको यहाँ पे विशेषता बतानी है। तो मारी नगर में क्या क्या महत्वपूर्ण है ये आप बता सकते हो। तो मानी आप ये बता सकते हो कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें जो मारी नगर है वो महत्वपूर्ण था, सबसे पहला पॉइंट यही बता सकते हो। फिर आप ये बता सकते हो कि जो मारी है ना, ये फरात नदी के आसपास स्थित क्षेत्र था, ठीक है। और यहाँ से नदी के रास्ते से कई सारी चीज़ें, लकड़ी हो गई, तांबा हो गया, तेल वगैरह हो गया, उसका व्यापार भी किया जाता था, ठीक है। सीरिया, तुर्की, लेबनान की तरफ चीज़ों को भेजा जाता था। लकड़ी, शराब, अन्य चीज़ों को ले जाने के लिए जो जलयान वगैरह होते थे वो मारी में रुका करते थे, ठीक है। यानी कि व्यापार के महत्वपूर्ण क्षेत्र में पड़ता था। तो इसलिए मारी जो था वो उनसे टैक्स भी वसूला करता था भाई, तो उससे भी उनको लाभ हो जाता था, ठीक है। तो ये सारे बात आप बता सकते थे। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई 3 पॉइंट आप बता सकते थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि मेसोपोटामिया का जो उर नगर है इसकी आपको मुख्य विशेषता बतानी है। तो उर नगर जो है वो कैसे महत्वपूर्ण था ये आपसे पूछा हुआ है, पेपर में पॉइंट लिखने थे ओनली 3। तो देखिए ये जो उर नगर है ना, यहाँ पे क्या होता था, घरों के अंदर देखें तो आंगन होता था, उसमें हौज वगैरह होता था। कमरे जो थे वहाँ पे जो खिड़कियाँ नहीं होती थी कमरों में, ठीक है। पता नहीं क्यों ये लोग शायद प्राइवेसी की वजह से खिड़कियाँ नहीं लगाते थे। शव जो होते थे, जो लाशें होती थी उसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान मिले हैं, ठीक है। और ऐसा भी कुछ सबूत मिले हैं कि लोग जो थे वो अंधविश्वास को मानते थे, ठीक है। अंधविश्वास के कारण वो जो घर की जो दहलीज होती थी वो ऊंची रखा करते थे, ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप बता सकते थे। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो अगली स्लाइड पे है क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण बताने कि कैसे रोमन अर्थव्यवस्था आधुनिक कही जा सकती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह अवेलेबल थी, ठीक है। यहाँ पे बैंकिंग व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी, यहाँ पे व्यापार खूब होता था, ठीक है। यहाँ पे एम्फोरा जैसे कंटेनर होते थे जिसमें कि जो लिक्विड चीज़ें होती थी, तेल वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ से निर्यात करी जाती थी। प्राकृतिक संसाधन देखें तो इनके पास बहुत ज़्यादा था, व्यापार बहुत समृद्ध लेवल पे था। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि फ्रांस की जो कैथीड्रल नगर है ये कैसे अस्तित्व में आए। कैथीड्रल के बारे में कल भी क्वेश्चन आया हुआ था, यानी जो कल का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा हुआ था। तो देखिए, कैथीड्रल नगर की अगर मैं बात करूं तो ये ज़्यादातर ऐसी जगह पे बसे होते थे, मतलब ये जो घनी जो बहुत अमीर व्यापारी लोग होते थे ना, जो अभिजात वर्ग होते थे, वो चर्च के लिए पैसा दान करते थे, खूब दान करते थे, ठीक है। और अलग अलग समूह जो थे इन्होंने क्या करा था, ये अपने श्रम से, अपनी वस्तु से, ठीक है, अपने पैसे वगैरह दान में दिया करते थे। जब कैथीड्रल बनाई जाती थी तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता था, ठीक है, बहुत समय लगता था। ये बहुत ऊंचे बनाए जाते थे, इसमें बहुत ज़्यादा रंगीन कांच के शीशे वगैरह लगाए जाते थे, ठीक है। ये सारी बातें आप बता सकते थे कि ये जो चर्च होती थी ये बड़ी होती थी, दूर से दिख जाती थी। बाद में ये कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल के रूप में भी काम आने लगी थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला 26 में आपसे पूछा हुआ है कि जो सेटलर है, सेटलर ये पहले भी मैंने कराया हुआ है, सेटलर या जो नेटिव है, सेटलर और नेटिव शब्दों का उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। तो सबसे पहले सेटलर की बात कर लेते हैं। सेटलर शब्द क्या होता है? सेटलर शब्द ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो लोग, ठीक है, किसी स्थान पर आकर बस जाते हैं, यानी किसी स्थान पर आकर बसे हुए लोग हैं। ये शब्द जो था ये दक्षिण अफ्रीका में, अगर हम देखें साउथ अफ्रीका में, तो जो डच लोग आए थे उनके लिए यूज़ किया जाता था। ऑस्ट्रेलिया में देखें जो अंग्रेज़ लोग आए थे ब्रिटेन से, उनके लिए यूज़ किया जाता था। अमेरिका में देखें तो जो यूरोपियन आए हुए थे उनके लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है, यानी कि कहीं बाहर से आके किसी जगह पर बस जाने वाले सेटलर कहलाते थे। नेटिव की बात करें तो नेटिव कौन होते हैं? तो नेटिव जो है, नेटिव शब्द ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो अपने निवास स्थान, जहाँ पे वो, मतलब जो लोग जिस जगह पे पैदा हुए हैं, ठीक है, जो अपने निवास स्थान पे रहते हैं। और यूरोपीय लोग उपनिवेश के मूल जो निवासी थे उनके लिए नेटिव शब्द उपयोग करा करते थे, ठीक है। यूरोपीय लोग किसके लिए करते थे? मूल निवासियों के लिए ये नेटिव शब्द इस्तेमाल करते थे। तो ये आप बता सकते थे। इसी के बात देखें तो 27वां क्वेश्चन है, इसमें 2 चॉइस दे रखे हैं, यानी यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते थे। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1870 के दशक में जापान में जो स्कूल थे, विद्यालय व्यवस्था थी, उसमें क्या बदलाव किए गए। ये भी क्वेश्चन कल आया हुआ था। तो आपने देखा कि लड़के लड़कियों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी, पढ़ाई की फीस जो थी वो कम कर दी गई थी, ठीक है। और टीचरों पे कंट्रोल किया गया, किताबें कौन सी पढ़नी है इस पर कंट्रोल किया गया, ट्रेनिंग पे कंट्रोल किया गया, ठीक है। माता पिता का सम्मान कैसे करना है, देश के प्रति निष्ठावान कैसे बनना है, अच्छा नागरिक कैसे बनना है, ये सारी बातें विद्यालय में सिखाई जाती थी, ठीक है। इसके ऑप्शन में अगर मान लो आपने ये नहीं तो आप ये कर सकते थे कि चीन में आगे की और बड़ी छलांग, आगे की और बड़ी छलांग से क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको। तो देखिए, चीन क्या था, चीन जो है वो बहुत चीन में क्या था, बहुत तेज़ी से उद्योग लगाए जा रहे थे, ठीक है। यानी चीन में जब बहुत तेज़ी से उद्योग लगाए जाने लगे, औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई, तो इसी को एक तरह से कहा जाता है कि आगे की ओर बड़ी छलांग लगाना। फिर लोगों को घरों में ही इस्पात भट्टियाँ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि अपने घर में इस्पात की भट्टियाँ लगाओ, ठीक है। गाँव के जो इलाके होते थे यहाँ पे संगठन वगैरह बनाए जाने लगे थे। और ये जो जो प्रोग्राम था ये बहुत तेज़ी से फैल रहा था, ठीक है। इसके कारण क्या था, कुछ तकनीक में ये लोग असफल भी रहे, कृषि उत्पादन में इनकी गिरावट आ गई, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र में फ़ायदा हो रहा था तो कुछ जगह पे इनको नुकसान भी देखने को मिला। तो ये सारी पॉइंट आप यहाँ बता सकते थे। इसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन डी। अब जो ये सेक्शन सी है, सॉरी, सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में आपका क्या है, 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 8 नंबर के 3 क्वेश्चन और इसमें आपको चॉइस मिल जाती है। ये अच्छी है कि अगर आपको मान लो एक क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसके बदले में दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखो, ये भी कल के पेपर में पूछा हुआ था, ये मैंने कराया हुआ है कि चंगेज़ खान की सैनिक उपलब्धियां तथा सफलता के क्या कारण थे। तो देखो, चंगेज़ खान जो था इसने क्या करा था, एक मजबूत सेना बनाई थी, इसमें कुशल घुड़सवार होते थे, स्किल्ड, इनके पास घोड़े होते थे, ठीक है। तीर अंदाजी का अद्भुत कौशल था इनके पास। ये मौसम की अच्छी जानकारी रखा करते थे, इनको पता रहता था कब युद्ध करना है, घेराबंदी की नीति इनकी बहुत अच्छी थी।
फिर क्या थे, इनके पास जो हथियार थे वो हल्के होते थे। हल्के का मतलब है जिसे आसानी से चलाया जा सके, ठीक है, जिसको आसानी से हैंडल किया जा सके। बमबारी वगैरह का प्रयोग भी इन्होंने करा था, ठीक है। और तो ये सारे बात आप बता सकते थे। आप ये भी बता सकते थे कि ये क्या करते थे, ये नदियों का भी प्रयोग करते थे, और जहाँ पे विजित जो क्षेत्रों को ये जीतते थे वहाँ पे नए नए क्या करते थे, नए नए रूल्स बनाया करते थे। तो ये सारे वर्णन आप कर सकते थे। इसी के अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि यास क्या था और यास का महत्व बताना है। तो यास मैंने आपको बता रखा है कि ये क्या था, एक नियमावली थी। यानी चंगेज़ खान की आप ये मान लो कि यास जो था चंगेज़ खान की एक नियमावली थी, नियम थे, आदेश थे, या फिर इसको आप विज्ञप्ति के रूप में देख सकते हो, जिसको सभी को मानना होता था, ठीक है। तो ये मंगोलों की नियम संहिता थी और 1206 में इसको लागू किया गया था चंगेज़ खान के द्वारा, ठीक है। इसमें शिकार और सैन्य और डाक प्रणाली, इन सब चीज़ों के अलग से नियम थे। और ये चंगेज़ खान की कहीं ना कहीं चंगेज़ खान के द्वारा लाई गई थी, उसने सोचा था और इस चीज़ को उसने लागू किया था। अब इसी में ये तो हमने जान लिया कि ये क्या है, लेकिन अब इसमें आपसे पूछा हुआ है कि इसके महत्व के बारे में बताना है। तो देखियो, इसका महत्व ये है कि इसकी वजह से सभी मंगोलों को एकजुट किया गया। मंगोल जो कबीले थे, जनजाति थी, आपस में लड़ते थे, एक दूसरे से दूर रहते थे, अब इनको एकजुट कर लिया गया, ठीक है। यास से क्या हुआ कि मंगोलों की जो एक कबीलियाई पहचान थी वो बनी, यानी एकजुट हुए ये सब। चंगेज़ खान और उसके जो वंशज थे उसको मंगोलों के बीच में कहीं ना कहीं निकटता करवाने में आसानी हुई, और उसका शासन जो था एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की तरफ जाने में भी कहीं ना कहीं इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने पुनर्जागरण वाला। अब पुनर्जागरण वाला क्वेश्चन भी कल आया हुआ था, ये मुझे लग रहा है कि कल वाले क्वेश्चन ही ज़्यादातर आ गए हैं इसमें। तो पुनर्जागरण का क्या मतलब है और यूरोप में पुनर्जागरण की आपको विशेषता बतानी है। तो देखिए, पुनर्जागरण जो है ना, पुनर्जागरण का मतलब होता है एक तरह से पुनर्जन्म, ठीक है, यानी कि फिर से जागना, आप ऐसे भी मान सकते हो। तो इसमें क्या हुआ था, इस समय में यूरोप में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हुए थे, उसका आधुनिकरण हुआ था, विकास हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, आपको पता है, मानवतावाद विचारधारा बढ़ रही थी। इटली में सामंतवाद वाली विचारधारा खत्म हो रही थी। इटली में नए नए नगरों का, स्वतंत्र नगरों का क्या होने लगा था, उदय होने लगा था। कहीं ना कहीं व्यापार वगैरह में बढ़ोतरी हो रही थी। एक नई संस्कृति, आप ये मान लो, एक नया ही कल्चर आने लगा था, नई संस्कृति और नगरीय संस्कृति का विकास हो रहा था, और नई नई चीज़ों को पढ़ा जाने लगा था, जैसे इतिहास हो गया, फिलोसफी हो गई, नीति शास्त्र हो गया, ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट को जो ह्यूमैनिटी वगैरह से रिलेटेड होते हैं, इनकी खूब ज़्यादा उस समय में पहुंच हो रही थी। फिर व्यापार काफ़ी तेज़ी से हो रहा था, जिससे कि जो मध्यम वर्ग था वो धनी होने लगा था। इस समय में पुस्तक बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हो गई थी, ठीक है, क्योंकि पुस्तकें छपती थी और पुस्तकें तेज़ी से उपलब्ध होने लगी थी। इस चीज़ पे ज़्यादा बल दिया जाता था कि आपको विनम्रता से बोलना चाहिए, यानी बहुत प्यार से बोलना चाहिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से रहना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे आप बता सकते थे। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसी के ऑप्शन में है, अगर आपसे पूछा, अगर मान लो आपने ऊपर का नहीं करा तो आप ये नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे। इसमें पूछा गया है कि पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में जो तरक्की हुई है, ठीक है, इस तरक्की के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, पुनर्जागरण काल में लोगों को क्या हुआ था, लोगों को चर्च से कहीं ना कहीं आज़ादी मिल गई थी, वैज्ञानिक विचारधारा सामने आने लगी थी। पहले चर्च क्या कहती थी, चर्च कहती थी कि पृथ्वी के केंद्र में चर्च होती है, जबकि इन सारी चीज़ों का खंडन कर दिया था जो वैज्ञानिक होते थे, चाहे वो कॉपरनिकस हों, ठीक है, या फिर अन्य हों। उन और कॉपरनिकस ने तो ये भी कह दिया था कि पृथ्वी जो है ना वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, जो कि बाइबल के विचारों से बिल्कुल अलग था। तो ये हो रहा था। इटली के फिर जो वैज्ञानिक थे, जिनका नाम ब्रूनो था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कॉपरनिकस के जो सिद्धांत थे उसको समर्थन कर दिया। फिर केपलर की बात करें, केपलर एक महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने, केपलर ने भी सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी की तरह अन्य ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और इसके लिए उन्होंने कुछ सबूत दिए, साक्ष्य दिए। गैलीलियो जो थे, उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार कर दिया था, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो आप ये सारे पॉइंट आप यहाँ बता सकते थे। इसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में भी आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन है कि मेजी शासन के अंतर्गत जापान में जो अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मेजी शासन को देख लेते हैं कि मेजी शासन के तहत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण जो था वो कैसे हुआ था। इन्होंने क्या करा, खेती पे टैक्स लगा दिया, ठीक है, यानी कृषि पे इन्होंने क्या करा, टैक्स लगाया, उससे पैसा इकट्ठा करा। इन्होंने पूरे जापान में रेलवे लाइन बिछानी शुरू कर दी, और यहाँ पे जापान में जो मजदूर होते थे उनको विदेशी जो कारीगर थे उनसे ट्रेनिंग दिलवाई। आधुनिक बैंकिंग सिस्टम इन्होंने अपनाया। जापान के स्टूडेंट जो होते थे उनको पढ़ने के लिए बाहर की यूनिवर्सिटी में भेजा। कपड़े के जो उद्योग थे उसके लिए यूरोप से मशीनें इन्होंने खरीदनी शुरू कर दी, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने पश्चिमी जो सभ्यता थी, अमेरिका से भी ये प्रभावित हुए, और पश्चिमी चीज़ों को भी अपनाने के लिए, पश्चिमी ज्ञान को भी इन्होंने महत्व दिया।
और नए द्वीपों का विकास हुआ, ठीक है। अब इसी में आपसे ये भी पूछा हुआ है कि ये तो चलो आधुनिकता हो गई, इसी में पूछा हुआ है कि पर्यावरण पे उद्योग के विकास का क्या प्रभाव हुआ। तो पर्यावरण पे इसका गलत प्रभाव हुआ, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, लकड़ी की मांग बढ़ी तो जंगल काट दिए गए जिससे जीव जंतु और जानवरों के लिए नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसी के अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि 1911 में चीन में गणतंत्र की स्थापना एक परिवर्तनकारी काल का संकेत है, ठीक है। इस संदर्भ में इस संदर्भ में डॉक्टर जो सन्यात सेन है, इनकी जो भूमिका है इसके बारे में आपको बताना है, इनकी भूमिका का वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है कि 1911 की जो क्रांति थी, ठीक है, इसमें इसमें जो मांचू राजवंश होता था उस समय में, तो इसका अंत हो चुका था और यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम हो गया था, यानी गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। और ये क्रांति जो थी गणतंत्र की राजतंत्र पर विजय थी, यानी कि राजा के शासन का खात्मा था और गणतंत्र यहाँ पे आ गया था। फिर चीन की जो पब्लिक थी, जनता थी, उसको संविधान प्राप्त हुआ, एक नया संविधान मिल गया था, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको संप्रभुत्ता की घोषणा करनी पड़ी। सन्यात सेन जो थे वो आधुनिक चीन के संस्थापक बन गए। और आपको ये भी पता होगा सन्यात सेन ने 3 सिद्धांत भी दिए थे। इनके 3 सिद्धांत वाला क्वेश्चन कल के पेपर में भी आया हुआ था, ठीक है। तो सन्यात सेन जो थे इन्होंने 3 सिद्धांत दिए जिसको सिन मिन चुई कहा जाता था। और फिर यहाँ पे गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी। समाजवाद और कहीं ना कहीं पूंजी का नियंत्रण, भूस्वामित्व में बराबरी, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या बदलाव आए थे यहाँ पे? बदलाव कुछ ऐसे आए थे कि कपड़ा हो गया, खाना हो गया, घर हो गया, परिवहन हो गया, इन सब ज़रूरतों को महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित किया गया, ठीक है। लेखन में भी एक भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो ये कुछ परिवर्तन हुए थे इस समय में, ठीक है। ये सारे परिवर्तन आप पेपर में लिख सकते थे, ये महत्वपूर्ण है। और हो सकता है कि अगर आपने अच्छे से लिखा हो तो आपको पूरे पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो कि उस समय में जो शादी होती थी उसमें बराबरी को देखा जाता था, गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक बराबरी को महत्व दिया जाने लगा। सन्यात सेन की जब मृत्यु हो गई उसके बाद चियांग काई शेक आए थे शासन में, उन्होंने साम्यवादियों को पूरी तरीके से ख़त्म किया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ बता सकते थे। इसके बाद आपके सामने ये वाला सेक्शन है, और ये सेक्शन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसमें से मैंने कुछ आपको पैसेज करा रखे थे और वही पैसेज आ रखे हैं, और मुझे लग रहा है ये पैसेज कल के पेपर में भी था। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं एक बार। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि शहर जो है, शहर का शासक कौन था, ठीक है। दूसरा है कि पुराने जो कानून है, पुराने कानून के अनुसार कत्ल की क्या सज़ा थी। और तीसरा क्वेश्चन है कि नीरो का जो आदेश था उसको कार्यान्वित करने के लिए क्या किया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि शहर का शासक कौन था, तो आपको यहाँ पे शुरू में ही दिख रहा है ल्यूसी, ठीक है, ल्यूसियस पेडेनियस। तो ये थे। फिर पुराने कानून के अनुसार कत्ल की जो सज़ा थी वो क्या थी। पुराने कानून के अनुसार कत्ल की सज़ा जो थी ये होती थी कि कत्ल के बाद ये ज़रूरी होता था कि एक छत के नीचे जितने भी दास रहते हैं उन सबको फांसी दे दी जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीरो के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए क्या किया। तो अभिलेखों के द्वारा उनको फटकार लगाई गई थी, ठीक है। उन मार्गों पर सेना लगाती थी जहाँ पे दोषियों को फांसी वगैरह दी जाती थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, ये भी पैसेज है। इसमें आपसे पूछा हुआ है, यही सेम पैसेज मैंने आपको पहले से करवा रखा है, ठीक है। अगर आपने पैसेज की वीडियो देखी हो तो ये आ रखा है। अगर आपको यकीन ना हो तो दोबारा जाके पैसेज की वीडियो देखो, सेम क्वेश्चन बिल्कुल कराया था, सेम क्वेश्चन आ रखा है। तो एक बार इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेनेडिक्ट मठ को हस्तलिखित पुस्तक जो था वो कितने अध्याय थे। तो इसमें 73 अध्याय थे, ठीक है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। संपत्ति संबंधित नियम जो है वो किस में है, तो आपको अध्याय 33 में संपत्ति से संबंधित नियम दिखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मठों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। तो देखो, मठ का निर्माण, इस बड़े बड़े मठ बनाए जाते थे ताकि वहाँ पे पानी की चक्की, कार्यशाला, उद्यान, सब कुछ सीमा के भीतर भीतर हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें एक पैसेज दे रखा है आपके सामने, और इस पैसेज को बहुत ध्यान से देखना है। एक बार आप इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि इस घटना का संबंध किन लोगों से है, ठीक है। तो ये जो घटना है ना, ये मूल निवासियों से संबंधित है, ठीक है, आदिवासियों से संबंधित है, मूल निवासियों से। और अगला क्वेश्चन है कि उपरोक्त अनुच्छेद में किस शहर के इलाके का वर्णन किया गया है। तो इसमें सिडनी की बात चल रही है, ठीक है, सिडनी शहर, क्योंकि ये पूरा मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, पैसेज थोड़ा सा कट गया है, बाकी आप पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश आबादकार जो थे उनकी कोई 2 गतिविधि बतानी है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने खूब पेड़ काटे, खूब पेड़ काटे, पत्थर हटाए, मिट्टी से इन्होंने ईंट बनानी शुरू कर दी, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि मैप वाला क्वेश्चन है, और मैप वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाला मैप याद करके जाना, और ऑस्ट्रेलिया वाला मैप देखो यहाँ पे आ भी रखा है, मैंने आपको मैप में ये बताया भी था। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो पहले आप। एडिलेड, मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी, ठीक है, ये चीज़ें आपको बतानी है मैप के अंदर। अब एक बार हम मैप को देख लेते हैं। इसी में देखो एक एक क्वेश्चन और दे रखा है। उपरोक्त ऑस्ट्रेलिया के रेखा मानचित्र के दो नगर ए और बी जो है इसको अंकित किया गया है, उन्हें भी पहचानना है और उसकी खींची जो रेखा है यहाँ पे क्या करना है, इसको सही नाम लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे भरना शुरू करूँ तो आप एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका एडिलेड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सिडनी आ जाएगा, और सिडनी के नीचे कैनबरा आ जाएगा, यहाँ पे मेलबर्न हो जाएगा, और ए और बी पहचानने को बोला है तो बी तो पर्थ है, और ए जो है ये हो जाएगा तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये पेपर खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।